हेलो, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति, जो भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन के लिए बनाता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये नीति के बेसिक्स क्या हैं और ये नीति क्यों बनाई जाती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला नियम है M0 का। M0 मतलब वो मनी होता है जो आरबीआई अपने यहाँ पे प्रिंट करता है, छापता है नोट के फॉर्म में, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर ऑल ओवर कंट्री होता है, उससे M0 यानी कि हाई पावर्ड मनी कहते हैं। उसके बाद M1 आता है, वही नोट M0 जब हम लोगों के हाथ में आते हैं यानी कि नॉर्मल लोगों के हाथ में, और वही नोट जब सेविंग या फिर करंट अकाउंट में बैंकों में जाते हैं, तो ये मिला के बनती है M1 यानी कि M1 मनी। और इसी M1 मनी को का कंट्रोल किस फ्लो में होना है, कितना करना है, इसी को नियंत्रित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। बैंक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट्स और दूसरी होती है लायबिलिटी। हम लोग जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं, चाहे वो डिमांड में रखें, चाहे वो टाइम में रखें, एफडी के फॉर्म में रखें, किसी फॉर्म में भी रखें, वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। और उसी बैंक पैसे को जब बैंक लोन में और लोगों को देता है, उसे एसेट्स कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब बैंक का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का बढ़ना, जैसे कि डिमांड और जो सप्लाई होती है उसमें मिसमैच होना। एक आइडियल कंडीशन कहती है कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। सप्लाई कभी ज़्यादा होती है, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन किसी एक्सट्रीम कंडीशन में जब सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि मार्केट में आलू बिल्कुल ही जरा से ही हो और लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो उसमें डिमांड ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि उस आलू की कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि आलू लिमिटेड है, लोगों के पास पैसे अनलिमिटेड है, तो उसकी कीमत लोग लगाने लगेंगे। एक आलू के बहुत बहुत पैसे देने को वो लोग तैयार हो जाएंगे। तो इस मिसमैच को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यहाँ से पैसे हटाएगा, डिमांड कम करेगा और इनको इक्वल लाने की कोशिश करेगा। और डिफ्लेशन में ठीक उल्टा केस होता है कि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, कि आलू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे वो। तो इसके लिए मार्केट में आरबीआई पैसे पुश करेगा, डालेगा, ताकि पैसे भी ज़्यादा आ जाएं और उस हिसाब से जो कीमतें स्थिर हो जाएं दोबारा से, और दोबारा से डिमांड इक्वल टू सप्लाई का नियम आ जाए। तो ये थे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ बेसिक नियम। इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव यानी कि जर्नल टूल यानी कि इनडायरेक्ट टूल, और एक होता है क्वालिटेटिव या फिर डायरेक्ट टूल। क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहला आता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जो इस समय 3% चल रहा है मार्च 2021 में। इसमें यह है कि बैंकों को अपने टोटल जितने भी उनके पास पैसे हैं डिपॉजिट्स में, उसका कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना है हर फोर्टनाइट को। मतलब कि हर दूसरे शुक्रवार की फोर्टनाइट को उतना पैसा अपने यहाँ पे सेफ रखना है। ना तो इसका लोन देना है, ना ही इस पैसे को किसी और जगह लगाना है, कैश फॉर्म में रखना है। मतलब 3% है, तो मतलब कि अगर बैंक के पास 100 रुपया है तो 100 रुपये में 3 रुपये बैंक एक जगह रख देंगे अकाउंट में, ना उसको छुएंगे ना टच करेंगे। इसी तरह आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR जिसे शॉर्ट में कहते हैं। यानी कि बैंक को अपना कुछ पैसा कैश के साथ साथ गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो PSUs होते हैं जैसे BHEL ONGC के जो डिवेंचर्स आते हैं, उसमें पैसा स्टोर करना है। और ये इस समय चल रहा है 18% लगभग। ये इसलिए है कि मतलब कि 18 + 3 21%, मतलब कि 100 रुपये में 21 रुपये आपको एक जगह इसलिए रखने हैं संभाल के बैंक को, कि जैसे कोई न्यूज़ आ गई कि कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहा है या फिर कोई स्कैम हो गया और लोग बहुत जल्दी घबरा के अपना पैसा निकालने आ जाते हैं, तो बैंक के पास कुछ पैसा एटलीस्ट तुरंत डिपॉजिट, मतलब कि अपने ग्राहक को देने के लिए होना चाहिए। तो अगर एक भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो और ज़्यादा घबरा जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा ही ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक 21% तक पैसा यानी कि 18% SLR और 3% CRR के फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है। ये रेट से
को बढ़ा या घटा के इन्फ्लेशन टैकल करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है उनको गिरवी रखती है या बेचती है, और बैंकों को पैसा देती है या फिर उनसे लेती भी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। चौथा है बैंक रेट, जो कि इस समय चल रहा है 4.25%। जब किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना होता है तो उस पर इस बैंक रेट से उनको लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मेनली RBI बैंक रेट का यूज़ पेनल्टी लगाने में करता है। जैसे कि अगर किसी बैंक ने कोई नियम फॉलो नहीं किया RBI का, तो उस पर इतना मतलब कि पेनल्टी लगाएंगे, और बैंक रेट का 4.2 पर मतलब जितना बैंक रेट है इसका इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह से बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लोन। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF ये आया सन 2000 में। नरसिम्हम कमेटी बनी थी RBI में, उन्होंने ये लाए थे। और इसी के अंतर्गत होते हैं रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिए हैं, घटा दिए हैं। जैसे कि इस समय रेपो रेट चल रहा है 4% और रिजर्व रेपो चल रहा है 3.25%। दरअसल रेपो रेट वो है रीपर्चेस एग्रीमेंट, मतलब कि बैंक को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC को, किसी तरह के भी बैंक को जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, 1 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, तो उसको रेपो रेट के तहत लोन दिया जाता है। मतलब जैसे इस समय 4% है, तो अगर 100 रुपये उधार दिए तो उसमें 4% उन्हें ब्याज देना पड़ेगा और 104 रुपये RBI को उन्हें लौटाने पड़ेंगे। इसी तरह होता है रिवर्स रेपो रेट। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए होता है बैंकों से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटी उनको दे देता है, मतलब गिरवी रख देता है और उनसे पैसा ले लेता है, और उनको एक नियत समय बाद जो रिवर्स रेपो रेट के तहत उनको पैसा चुकाता है। लेकिन बात आती है कि RBI तो खुद नोट छाप रहा है, उसके पास M0 मनी है जो पूरे देश में सर्कुलेट हो, उसे पैसे की जरूरत। मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, कि पैसा कितना मार्केट में जाना चाहिए और कितना आना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI पैसा उठा भी रहा है और दे भी रहा है। RBI को पैसा नहीं चाहिए, RBI को मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, और उसको बैलेंस करने के लिए पैसा उधार भी देता है, खुद भी उधार लेता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF ये आता है 2011 में। इसके तहत बैंकों को एक दिन के लिए पैसा उधार में दिया जा सकता है। ये भी इसमें 4.25% चल रहा है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी इसलिए भी लाते हैं क्योंकि जब दो बैंक आपस में एक दिन के लिए लोन लेते थे, जिसे कॉल मनी कहते हैं, उसको टैकल करने के लिए RBI लेकर क्या कि वो लोग आपस में न लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन लें एक दिन के लिए। तो मैंने कहा कि ये सब इन्फ्लेशन को टैकल कैसे करते हैं, तो टैकल ऐसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, यानी कि पैसे ज़्यादा हैं और आलू मतलब कि समाज में सप्लाई, सोसाइटी में सप्लाई कम है, तो पैसे हटाने हैं, मतलब कि RBI को पैसे अपनी तरफ लाने हैं, तो उसको कैश रिजर्व बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी सेल करनी है ताकि पैसे इनके पास आ जाए। बैंक रेट बढ़ा देना है, रेपो रेट बढ़ा देना है, सारे रेट बढ़ा देने हैं। देखिए बढ़ा देंगे तो ये जितने पैसे हैं ये अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ की दर बढ़ा दी गई लोन लेने की, तो वो सारे पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गए। कि आलू 1 थी और खरीदने वाले 4 थे, लेकिन इन 4 में से 3 को तो RBI ने अपनी तरफ ही मतलब कि वो कर लिया, ले आया। एक बचा A = A, डिमांड इक्वल टू सप्लाई आ गया। ठीक उल्टा डिफ्लेशन में होगा कि जब RBI को डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा, मतलब आलू बहुत ज़्यादा हो गई और नोट बहुत कम है, तो ये सारे रेट घटा देंगे, सिक्योरिटियाँ बाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ ये चीज़ घटेगी मार्केट में पैसा ज़्यादा आने लगेगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा वो इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी टीम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक RBI बोर्ड के एक मेंबर होते हैं। 3 ये होते हैं, और 3 सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और वो साल में 4 बार मिलते हैं।
वही मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। नॉर्मल तौर पे हर 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन वो ज़्यादा और कम भी हो सकता है। और इसके अलावा ये सारे ऑपरेशन आरबीआई के ई कुबेर, ये होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे होते हैं। बैंकों के अकाउंट बैंकों में होते हैं, जैसे हमें पता है आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक। वहाँ से लोग अपना पैसा लेते हैं, आरबीआई को का उधार चुकाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके अलावा होता है क्वालिटेटिव टूल, जो कि डायरेक्ट टूल होते हैं, जिसमें आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि ये कि आपको 40% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही देना है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट हो गए, हाउसिंग हो गए, वीकर सेक्शन हो गया, खादी विलेज इंडस्ट्री हो गया। मतलब क्वालिटेटिव, सेलेक्टिव या फिर डायरेक्ट टूल। ये इसलिए डायरेक्ट है क्योंकि ये देना ही देना है, इसको आप मना नहीं कर सकते। ये 40% आपको लोन में बैंक को देना है भैया, तो वीकर सेक्शन को तो देना है, उससे बैंक डिनाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा आता है मॉरल शेशन, इसी में क्वालिटेटिव टूल्स में, कि जैसे अलग अलग सेमिनार्स में, भाषणों में आरबीआई के गवर्नर ये सब बोलते हैं कि बैंक के जो रेपो रेट कम किए जा रहे हैं, तो बैंक इसका फ़ायदा आम जनता को भी दे। और आखिरी आता है डायरेक्ट एक्शन, जैसे मैंने कहा कि बैंक रेट की पेनल्टी लगाई जाती है। जब कोई बैंक आरबीआई के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो डायरेक्ट एक्शन लेता है आरबीआई, और उन पर सख्त नियमों के तहत पेनल्टी भी लगाता है। तो इस तरह से आरबीआई की मौद्रिक नीति यहाँ पूरी होती है, जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन को टैकल करता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।